Today we will also discuss some of the important case studies related to the staffing as well as directing. So let's discuss it. A public transport corporation has hired 1000 buses for different route for the passenger of metropolitan cities. Most of the 3000 crewmen, drivers, conductor, helpers of these buses have been found to be wanting in satisfactorily dealing with public and daily commuter. They seem to be a little interested in the job and the job seem to have lost all meaning to them. इस केस स्टडी की मीनिंग ये है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1000 बसेस जो हैं डिफरेंट रूट्स के लिए हायर की और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3000 क्रूमैन्स की आवश्यकता थी, जिसमें ड्राइवर्स थे, कंडक्टर हैं और हेल्पर्स हैं। और ये फाउंड किया गया कि वे अभी भी पब्लिक और डेली वर्क की जो डिमांड्स हैं उसको लेकर थोड़े से अनसेटिस्फाइड हैं और उनके अंदर अपने जॉब को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है और यू नो वेरी वेल कि हम लोग जब स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग के साथ साथ एक एडुकेट पेमेंट की भी बात करते हैं। एडुकेट पेमेंट मीन्स जब उनको हम जॉब ऑफ़र करते हैं तो जॉब ऑफ़र के साथ साथ हम उनके सैलरी स्ट्रक्चर कंपनसेशन को भी डिसाइड करते हैं कि हम उनको कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सो some kind of solution of this case study we are already discussed in the chapter staffing. The question number 1 related to this case problem is, as a manager of the public transport company, what measure do you suggest to improve the working of crewmen in question? यानी आपने पूरे क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद ये पढ़ा जाना कि क्रूमैन की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो लो है, उनका अपने जॉब में इंटरेस्ट काफ़ी कम है। सो इस सिचुएशन में आप अगर मैनेजर होते पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के तो आप उनकी वर्किंग कंडीशन को और इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठाते? सो द आंसर इज़ द फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ क्रूमैन। द नंबर 1, along with wages and salary, various other facilities should be provided to them like education for their children and insurance। यानी उनका अपने जॉब में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के मन में ये बात आनी चाहिए कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब सिर्फ उनकी जॉब नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं को उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एज़ वेल एज़ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मिल रहा है। सो उनके लिए वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड किया जाए, एज़ वेल एज़ लाइक फॉर अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे उनके चिल्ड्रंस के एजुकेशंस और उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसको हम लोग परक्यूजिट्स बोलते हैं। नंबर 2, वर्किंग आवर्स शुड बी बिटवीन 7 to 8 पर डे। जो वर्किंग आवर है उनका 7 से 8 घंटे पर डे का होना चाहिए और इंटरवल शुड बी प्रोवाइडेड, और हमें उनको प्रॉपरली इंटरवल्स भी प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ वी डिस्कस इन द साइंटिफिक टेक्निक्स। वर्क स्टडी में हम लोग डिस्कस किया है फैटिग्यू स्टडी। अगर कोई वर्कर को अगर हम लॉन्ग टर्म वे में काम कराएंगे तो उस केस में अगर कंटिन्यू काम कराएंगे तो उनकी एफिशिएंसी डाउन होगी। उनको सफिशेंट वे में 7 to 8 आवर्स पर डे वर्क कराना चाहिए, एज़ वेल एज़ उनको प्रॉपरली इंटरवल्स भी प्रोवाइड करते रहना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस केस स्टडी इज़ इट पॉसिबल टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर बाय प्लानिंग अ सुटेबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग? सजेस्ट 1। यानी आपको ये बताना है कि क्या हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। तो आपने स्टाफिंग में पढ़ा है कि रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, देयर आफ्टर हम उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग की हेल्प से हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, एज़ वेल एज़ उनका इंटरेस्ट जॉब में इंक्रीज़ करते हैं। सो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम ट्रेनिंग की हेल्प से हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में
You know very well, yes, it is possible to modify their behavior by planning coaching training program as in the program. Super guides and instructor training as a coach. He suggests the changes required in the behavior and performance of the employees. Coach gives due importance to the objective of individual and objective of organization. Thus, effective coaching motivates the employees to perform to their best ability. The next question, suggest a few on the जॉब मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. साथ ही साथ आपको तीसरा क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी से थोड़ा हट के पूछा गया है कि आप कुछ ऑन द जॉब मेथड्स बताइए ट्रेनिंग के. तो यू नो वेरी वेल, ऑन द जॉब मेथड रेफर्स टू दोज मेथड दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस वाइल द एम्प्लॉय इज़ एक्चुअली वर्किंग. यानी ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं काम करते वक्त, यानी वो काम करते वक्त सीखता है. यानी द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द ऑन द जॉब इज़ लर्निंग वाइल डूइंग, यानी काम करते करते सीखना. सम इम्पॉर्टेंट ऑफ द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, यू नो, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. Number 2, coaching. Number 3, internship training. Number 4, job rotation. Number 5, induction training. And such kind of on the job of training we also discussed in the chapter staffing. So I hope you can better understand what are the various types of on the job methods for training. Now we will move to the next case studies. While Limited is a bank functioning in India, it is planning to diversify into insurance business. Lately, the government of India has allowed the private sector to gain entry in the insurance business. Previously, it was prerogative of LIC and GIC to do insurance business. But now with the liberalization of the economy and to make the field competitive, other companies have been given license to start insurance business under the regulation of IRDA, that is Insurance Regulatory and Development Authority. While Limited plans to recruit high quality employees and agents and exercise effective direction to capture a substantial part of life and non-life insurance business. While Limited एक बैंक है जो इंडिया में वर्क करता है और उसने ये डिसीज़न लिया कि वो अपना जो इंश्योरेंस बिज़नेस है वो इंडिया में डाइवर्सिफाई करेगा. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे भी प्राइवेट सेक्टर को इंश्योरेंस बिज़नेस में एंट्री दे दी है. यू नो कि कई सारी की गवर्नमेंट कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ भी इंश्योरेंस बिज़नेस में वर्क करती हैं. इससे पहले प्रीवियसली इट वाज प्रीरोगेटिव ऑफ LIC एंड GIC टू डू इंश्योरेंस बिजनेस. इससे पहले यू नो कि LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड GIC जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस करती है. बट नाउ द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकनॉमी में लिबरलाइजेशन आ गया 1991 से. सो इसमें कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ा है जहाँ पे हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं. और ये सारा रेगुलेशन जो है, जो सारा मॉनिटरिंग जो है, वो इसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से विच इज़ नोन एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इतना पूरा स्टेटमेंट दिया है. अब आपसे क्वेश्चन के हिंट में कुछ लिखा है, वाइल लिमिटेड प्लान्स टू रिक्रूट हाई क्वालिटी एम्प्लॉय, यानी वाइल लिमिटेड चाहता है कि वो हाई क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करे और एक इफ़ेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करे ताकि लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. सो इस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. पहले हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफाई हाउ द कंपनी कैन सुपरवाइज इट्स एम्प्लॉयज़ एंड एजेंट्स इफेक्टिवली. यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि कैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और एजेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकती है. व्हाट बेनिफिट्स विल द कंपनी डेराइव फ्रॉम इफेक्टिव सुपरविजन. तो यू नो वेरी वेल कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को कैसे सुपरवाइज़ कर सकती है. तो उसके लिए सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दें. और आपने पढ़ा भी है सुपरविज़न के कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे एडवांटेजेस हैं. सो इसका आंसर है द कंपनी कैन सुपरवाइज इट्स एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. मेक देम अंडरस्टैंड द वेरियस पॉलिसी so that they can convince their clients. Establishing targets for them and also monetary incentive. Regularized system for submission of periodic reports of their performance. And number 5, constant customer feedback should be taken and acted upon. Okay,
एंड नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इफेक्टिव सुपरविजन. तो यू नो वेरी वेल द फॉलोइंग बेनिफिट्स of the effective supervision will be: the first one, trained personnel will give better performance, they can improve upon their skill. Knowledge of the product of the insurance company will ensure better satisfaction for the client. Number 3, they will compete to give better performance and earn higher incentive. And number 4, it will help in identifying the areas where workers and agents need specialized training programs. क्योंकि जब हम सुपरवाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा बंदा, कौन सा एम्प्लॉइज़ किस काम को करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड है और किस काम को करने के लिए वो ट्रेंड नहीं है, यानी उसको प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं है. सो बेसिकली सुपरविज़न का बहुत ही बेसिक फ़ायदा ये मिलता है कि हम वर्कर्स की स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट दोनों पता कर सकते हैं. एंड एज वेल एज इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम एरियाज एंड कीप एजेंट्स अंडर चेक. Number second question related to this case study is what financial and non-financial incentive can be company use for employees and agents separately to motivate them. What benefits company will get from them. यानी आपको ये बताना है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है. आपको उन मोटिवेटर्स के नाम प्रोवाइड करने हैं और उनसे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी आपको बताना है. तो यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली 2 kinds ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय टू मोटिवेट दैम. द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव. द फर्स्ट वन इज़ पे एंड अलाउंसेस. नंबर सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक सैलरी इंसेंटिव. नंबर सी, बोनस. नंबर डी, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन. ई, प्रॉफिट शेयरिंग. एफ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. G, perquisites. And in the non-financial incentive, that is job security, status, employees empowerment, employees recognition programs, employees participation, careers advancement opportunities and job enrichment. As well as ये तो बात रही हमारे एम्प्लॉयज़ को हम क्या क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, एज वेल एज हम अपने एजेंट्स को क्या दे सकते हैं. एजेंट्स का देखिए बेसिकली मतलब ये होता है ना, जो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं वो मीडिएटर होते हैं, यानी कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में जो बंदा मीडिएटर की भूमिका निभाता है उसको हम एजेंट कहते हैं. और एम्प्लॉय जो होता है जो मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी में काम करता है, यानी एक तरह से वो बिज़नेस का एक पार्ट होता है. एजेंट जो होता है एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है माइक्रो लेवल का जो बिज़नेस के साथ जुड़ा होता है. सो एजेंट के लिए भी हम कई तरह के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को यूज़ कर सकते हैं, सच एज़ कमीशन ऑन एवरी पॉलिसी सोल्ड, यानी जितना पॉलिसी सोल्ड करेगा मेरा एजेंट हम उसको कमीशन देंगे. बोनस प्रोवाइड करेंगे, स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ नोन एज मिनिमम पॉकेट अलाउंसेस. परफॉर्मेंस लिंक फाइनेंशियल इंसेंटिव, हॉलीडे ट्रिप्स फॉर आउट परफॉर्मिंग एजेंट्स, प्रमोशन स्कीम्स, चीप होम लोन्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली. एज वेल इन द नॉन फाइनेंशियल में कॉर्डियल रिलेशनशिप, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब इनरीचमेंट, recognition programs like certificates of merits, status, social training programs. Such motivational incentive build a strong relationship between companies and its employees, agents, and they will contribute more in achieving targets. It will result in more loyal employees and agents and there will be enhanced motivation, customer satisfaction will increase and will result in increased goodwill of the business. सो यहाँ पे बेनिफिट बताया गया है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को अगर हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो टारगेट है वो टाइमली कंप्लीट होता है. सेकंड वन, एम्प्लॉयज़ और एजेंट हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, मोटिवेशन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है और सेटिस्फेक्शन जब कस्टमर की इंक्रीज़ होती है, यू नो वेरी वेल कंपनी का जो गुडविल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाता है. Number third question related to this case study, that is how can the company ensure the higher order needs, that is team needs and self-actualized needs are met. आपको ये बताना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि हायर ऑर्डर नीड्स जैसे टीम नीड एंड सेल्फ-एक्चुअलाइज्ड नीड्स आर मेट, यानी कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो स्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो यू नो वेरी वेल द हायर ऑर्डर नीड्स कैन बी सर्टिफाइड थ्रू, यानी हम कैसे, जैसे मैंने बात किया आपसे बेसिकली मैस्लो की 5 थ्योरीज़ हैं.
बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? उसे बेसिक सैलरी प्रोवाइड करके, ताकि वो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर की अरेंजमेंट कर सकें। सोशल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हम कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? उसका मेडिकल इंश्योरेंस करके, उसकी जॉब को परमानेंट करके, इस तरह की हम ट्रिक अपनाते हैं। सोशल नीड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी जगह देते हैं, प्लेस देते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज़ को एक सोशल नीड्स फुलफ़िल कराते हैं, यानी कि उनको एक पर्सनल स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। यानी उनको हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, दे विल टॉक विद देयर कलीग्स ऑन देयर पर्सनल मैटर्स, यानी वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स और पर्सनल मैटर्स पे भी उनसे बात करें। ये होता भी है बेसिकली, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब बात होती है कि हम इन तीनों को तो ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी एम्प्लॉयज़ की स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइज नीड्स को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई चूज़ दिस केस स्टडी कि हाउ कैन द कंपनी इंश्योर दैट हायर ऑर्डर नीड्स, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर मेट। सो द राइट आंसर इज़ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी हम एम्प्लॉयज़ को कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको फ़ॉरेन जाने की मौका दें। अगर हमारी कंपनी की जो ब्रांचेज हैं फ़ॉरेन में हैं और हम जानते हैं कि ये बंदा अब मोटिवेट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी सोशल नीड्स तक फुलफ़िल हो चुका है, नाउ अब हम इसकी स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे वर्क करना पड़ेगा, उसको ऐसा मोटिवेटर देना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, हम उसको एक चैलेंजिंग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं जो चैलेंजिंग रहे, ताकि उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, उसे एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट करने के लिए भी मौका दिया जाए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन, ये भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम उसे मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उसको लेने के लिए उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप in this line of business that the company manager must possess to motivate employees and agents। ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि एक कंपनी में जो लीडर होता है उस लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ और एजेंट्स को मोटिवेट कर सके। तो यू नो वेरी वेल दे आर वेरियस काइंड ऑफ क्वालिटीज़ शुड बी possessed by leader to motivate their followers and subordinates। So the quality of leader which the manager of the insurance company must possess, that is knowledge very important, initiative to do things differently, good communication skill means अपनी बातों को रखना आना चाहिए, self confidence, integrity and honesty, good listener, pleasing personality and social skill। And next one is give a model of formal communication system that the company can follow। आइडेंटिफाई द बैरियर इन दिस मॉडल, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस पूरे केस स्टडीज़ में आपने लगभग डायरेक्टिंग चैप्टर के लगभग सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। जैसे मैं अब पीछे लेके जाता हूँ इस क्वेश्चन को बैक में। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया सुपरविज़न के बारे में, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा इंसेंटिव, जो विच आर रिलेटेड टू द मोटिवेशन, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम लोग इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मोटिवेशन बिकॉज दिस नीड्स कैटेगराइज अंडर दिस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द लीडरशिप, यू नो द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग दैट इज़ लीडरशिप। सो लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। एज वेल एज दिस क्वेश्चन ऑल्सो कवर्ड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग दैट इज़ कम्युनिकेशन। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है जिसका नाम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, अब वो कंपनी अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम का एक आपको मॉडल प्रोवाइड करना है। गिव अ मॉडल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट द कंपनी कैन फॉलो एंड एज वेल एज आइडेंटिफाई द बैरियर्स इन दिस मॉडल, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। और आपको ये भी बताना है कि कैसे उन बैरियर्स को दूर किया जा सकता है, यानी बैरियर्स भी बताना है एज वेल उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो द कंपनी विल हैव टू फॉलो बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मॉडल। वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स,
sales manager to sales supervisor, as well as horizontal communication takes between different department, like between territory manager and with another territory manager. यानी इसमें पहले आपने सजेस्ट किया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल में हम क्या करेंगे, अपने सुपीरियर से डिस्कस करेंगे या सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेंगे। इसका एग्जांपल भी उसने दिया कि सेल्स मैनेजर का सेल्स सुपरवाइज़र से, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। जैसे टेरिटरी मैनेजर, किसी एक एरिया में कोई मैनेजर काम कर रहा है, वो किसी दूसरे एरिया के मैनेजर से कांटेक्ट करना चाह सकता है, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है। सो बेसिकली दिस कंपनी फॉलो बोथ टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। The next one is what are the barriers to effective communication. We also discussed in the last few videos, that is barriers to effective communication. They are basically 4 types of barriers. Semantic barrier. In this barrier, badly expressed message, symbol with different meaning, faulty translation, unclarified assumption, technical jargon, body language and gesture decoding. Psychological barrier, premature evaluation, lack of attention, loss by transmission and poor attention distrust. And the third, organizational barrier, organization policy, rules and regulation, status, complexities in organizational structure, organizational facility. Number 4, personal barrier, fear of challenge to authority, lack of attendance of superior and subordinates, unwillingness to communicate, lack of proper incentive. And what are the measures to overcome the barrier? Clarity in the thoughts of the sender is must for the effective communication. The sender should try to make the message meaningful and understandable. Message should be precise and to the point. The sender should always take the feedback from the receiver. And all those points which are we also cover, we already discussed in the chapter directing. So basically हमें इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एम के स्टडी सॉल्व कराने का ये मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को का आप रिप्लाई करते वक्त, यानी व्हेन यू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ पॉइंट्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय यू, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर का प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज तो अच्छी है, बट नॉलेज का प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प टू सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल गिवन बाय यू इन आंसर टू द क्वेश्चन 5th। आपने से क्वेश्चन नंबर 5th में पूछा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का आप स्ट्रक्चर बताइए, आपने बताया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प कर सकता है। तो यू नो वेरी वेल कि कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसे अर्जेंटली हमें सर्कुलेट करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ कर सकते हैं। और जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इट फिल्स अ गैप दैट माइट एग्जिस्ट इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो गैप है उसे दूर करने में काफ़ी हद तक सहायता देता है। What are the merits of informal communication? It helps the manager to discuss the matter which cannot be discussed at the official level. Yes, कभी कभी हम informal communication में उस सारे topics पे भी discuss करते हैं जिसे हम official level पे discuss नहीं करते। The number 1, it is a way of knowing the reaction and opinion of the people about the change. Generally, change का जो response होता है, चेंज के बदले जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, वो हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही पता चलती है। अगर हम किसी ऑफिस में बैठ के अगर हम बॉस हैं और कोई चेंज की अनाउंसमेंट करते हैं कि ये बदल गया, तो वहाँ तो सब हाँ में हाँ मिलाएगा, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी ज़्यादा है, उनकी अथॉरिटी कम है, तो वो मेरे सामने तो उसकी कोई फीडबैक देंगे नहीं कि नहीं सर ये गलत है, ये है, कोई चैलेंज नहीं करेगा। बट जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी हद तक हमें सही फीडबैक मिलता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग टीम स्पिरिट, द इंफॉर्मेशन फ्लोज एट अ फास्टर स्पीड। ये कुछ इम्पोर्टेंस थी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी, last case study which are related to the chapter directing, and in this case study we discussed all 4 elements of directing, that is supervision,
motivation, leadership and communication. So next case study, let's discuss it. Rajiv and Sanjeev are manager in the same organization heading different units. While discussing about the function of management, Rajiv says the planning is looking ahead whereas the controlling is looking back. But Sanjeev says you are wrong because planning is looking back whereas the controlling is looking ahead. Both are giving reason in favor of their statement. अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. प्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसमें दोनों ही सही हैं. मीन्स राजीव और संजीव दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूनिट्स को हेड करते हैं, यानी कि उसके हेड हैं. अब उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लेके. तो राजीव ने कहा कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है यानी लुकिंग अहेड होता है, वेयर इज़ अ कंट्रोलिंग जो होता है वो लुकिंग बैक होता है यानी पास्ट को फोकस करता है. संजीव ने कहा कि नहीं आप गलत हो, प्लानिंग जो है वो लुकिंग बैक होता है यानी पास्ट को देखता है और कंट्रोलिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है यानी फ्यूचर को देखता है. और दोनों अपने अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए डिफरेंट रीज़न भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सप्लेन द पॉसिबल रीज़न गिवन बाय बोथ एंड जस्टिफाई हुज करेक्ट. अगर हम बात करें, देखिए आंसर में कितना सही आंसर दिया है. इन द गिवन केस बोथ राजीव एंड संजीव आर रॉन्ग बिकॉज द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड. एंड देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा है ओनली प्लानिंग इज़ ओनली लुकिंग अहेड वेयर द कंट्रोलिंग इज़ ओनली लुकिंग बैक. नो, ओनली वर्ड यूज़ नहीं है. वो अपनी राय प्रकट है, ओनली वर्ड यूज़ नहीं है. दैट्स वाई मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं. और ये समझने की बात है, परसेप्शन की बात है. ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 स्टेप लिखने हैं किसी क्वेश्चन के और अगर आपने केवल एक स्टेप लिखे हैं तो उसको क्या स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी. ये तो CBSE का भी रूल है. सो अकॉर्डिंग टू मी राजीव एंड संजीव बोथ आर करेक्ट और जो होना भी चाहिए. बट इसने डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि दोनों ही गलत हैं क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं. क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं है, दोनों हैं. दे बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. Both are forward looking as well as the backward looking function, you know very well, and this topic is already discussed in the previous chapter, that is the controlling, the last chapter of the part A, that is controlling. We already discussed how planning is forward looking, how controlling is backward looking, how planning is backward looking, how controlling is forward looking. So I hope कि ये क्वेश्चन में आप easily information provide करोगे. How planning is forward looking? बिकॉज प्लानिंग में जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं वो फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं. जो भी हम स्टेप्स डिसाइड करते हैं वो फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं. और कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी. यानी कंट्रोलिंग में हम जो पास्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एनालाइज करते हैं. रही बात नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. वाई? बिकॉज प्लानिंग जो हम करते हैं फॉर द फ्यूचर उसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को अपने माइंड में रखते हैं. अगर हम आज कोई फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, आने वाले अगले महीने के लिए कुछ प्लान करेंगे, तो दिस प्लान इज़ टोटली अफेक्टेड बाय लास्ट 1 मंथ. जो बीता हुआ 1 महीना है वो आने वाले 1 महीने के प्लान को काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा. एज वेल एज कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. हाउ? बिकॉज कंट्रोलिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कि जो भी डेविएशंस हैं यानी जितना हम ऑब्जेक्टिव से पीछे चल रहे हैं, जितना भी हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल से पीछे चल रहे हैं, हम उस गोल को टाइमली अचीव कर सकें. यानी उस गोल को अचीव करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें. और दिस लाइन इज़ ऑलरेडी गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी measure the actual performance against the standard, measure deviation and taking corrective action in future. So controlling जो है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और प्री डिटरमाइंड गोल करने के लिए काम करती है. सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. सो आज हम लोगों ने बेसिकली कई तरह के केस स्टडीज़ को डिस्कस किया एंड दिस केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू द staffing, directing as well as the controlling. In the next video we will move to the
next part of the business study, that is part B. uh, Apart from this, if you have any kinds of doubt relating to this video, uh, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.